हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम पी ब्लॉक की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए सर, इनर्ट पेयर इफेक्ट इस नाम से आपको क्या पता चल रहा है? इसमें दो चीज़ है, एक है इनर्ट, दूसरा है पेयर, और तीसरा क्या है सर? इफेक्ट। तीन वर्ड से ये बना है। देखिए, इनर्ट का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इनर्ट? इनर्ट का मतलब ये होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और पेयर का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले इलेक्ट्रॉन की जो इफेक्ट होता है, इनको हम कैसे डिस्कस करेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट से डिस्कस करेंगे। तो इनर्ट का मतलब क्या हो गया? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। द इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब द इलेक्ट्रॉन पेयर which will not participate in bonding, ठीक है? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने पीरियडिक टेबल में भी कर चुके हैं। देखिए, अब अगर मैं ग्रुप 13 के बारे में बात करूं, ग्रुप 13 के बारे में अगर बात करूं, ग्रुप 13 वाले जो एलिमेंट होते हैं वो क्या क्या है? वो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। और हमने कॉन्ट्रैक्शन में क्या देखा था? देखिए सर, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ देखते हैं सर? कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं हम इधर, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इस यानी कि पीरियड 3 और पीरियड 4 के बीच में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। वो कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और इंडियम और थेलियम के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये किस वजह से होता है सर? ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये किस वजह से? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन की रीजन ये है कि ड्यू टू डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है सर? पोर शील्डिंग इफेक्ट। पोर शील्डिंग इफेक्ट, पोर शील्डिंग इफेक्ट हमें दिखने को हम देखते हैं। और पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो साइज में क्या आता है सर? कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। जब शील्डिंग इफेक्ट जब पोर हो जाते हैं, यानी कि जेड इफेक्टिव क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। और जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होते हैं, मतलब साइज क्या हो जाते हैं सर? डिक्रीज। तो इस तरीके की जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस तरीके की कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं लैंथेनॉइड। एफ ब्लॉक की वजह से, यानी कि 4F की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो, 5F की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, सॉरी 4F की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसको हम कहेंगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 5F की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको हम कहेंगे एक्टेनुएट कॉन्ट्रैक्शन। फिर भी वो तो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 6th पीरियड तक
आपको मिलेगा सिलेबस में, 7th पीरियड अभी सिलेबस में नहीं है, इस वजह से हम एक्टेनुएट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू द डी ब्लॉक एलिमेंट। किसकी वजह से? डी ब्लॉक एलिमेंट की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अभी देखिए सर, ग्रुप 13 वाले एलिमेंट देखिए, तो क्या होता है, 13 की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस ग्रुप का, वो है NS2 NP1, यानी कि इनकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक सब्सटेंस की आउटर मोस्ट शेल में कितने करके इलेक्ट्रॉन रहेगा? 3 करके इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इसमें होता क्या है, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाते हैं। साइज डिक्रीज होने की वजह से जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, अगर हम ग्रुप 14 के बारे में भी बात करें, ग्रुप 14 में क्या होता है? ग्रुप 14 में कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लीड है। ग्रुप 15 में क्या क्या है सर? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। देखिए आप एक बार देख लीजिए, तो क्या होता है, ग्रुप 14 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हो जाएगा NS2 NP2। ग्रुप 15 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो हो जाएगा NS2 NP3। तो ये इस ग्रुप का, इस ग्रुप 13 का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट को हम GOS से रिप्रेजेंट कर रहा है सर। GOS क्या है सर? 3। देखिए इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हॉस, HOS हॉस, वो क्या है सर? 3 है, +3 है। बट क्या हो जाते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं ना, तब क्या होता है? देखिए ये न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से है, शेल कुछ इस तरीके से है, आउटर मोस्ट शेल में इधर 3 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ग्रुप 13 के लिए आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। बट ये 3 इलेक्ट्रॉन एक तो P में हो गया और 2 किस में है सर? S। 2 किस में है सर? S। मतलब इस शेल में भी 2 आउटर मोस्ट शेल, एक आउटर साइड में है, न्यूक्लियस की थोड़ा दूरी में है, और S की वजह से S इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S की S सबशेल क्या आ जाते हैं? पहले आते हैं, और S सबशेल पहले आने के कारण न्यूक्लियस की ज्यादा नजदीक कौन है सर? S इलेक्ट्रॉन्स है। ड्यू टू द ट्रांजिशन एंड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक साइज क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से, वो क्या हो जाते? डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, मतलब इनके ऊपर जो S इलेक्ट्रॉन है, जो S इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, इन S इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स इस वजह से लगेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, और S इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक होने की वजह से S इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। इस वजह से जब हम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, तब ये S वाले इलेक्ट्रॉन को हटाना हमारे लिए मुश्किल बन जाते हैं। इस वजह से हम आउटर मोस्ट शेल की जो S इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव नहीं कर सकते जब हम नीचे की तरफ जाते हैं। देखिए हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये भी बात किया था, कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट में हम ये भी बात किया था, ये जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? इसमें ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इफेक्ट आएगा, तो साइज की जो डिक्रीज होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा।
और हमने ये भी देखा था कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है सिर्फ ग्रुप 13 में पी ब्लॉक में, पर जो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन वो हम कितने ग्रुप में देखते हैं? 3 ग्रुप में देखते हैं। किसमें? इसमें ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15। तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव होने की वजह से हम ग्रुप 13, 14, 15 तीनों पीरियड में हम तीनों ग्रुप में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी इनका इश्यूज क्या आता है सर? जब नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, जैसे कि थेलियम बन गया, थेलियम के लिए ये NH2 वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इस NH2 वाले इलेक्ट्रॉन को हटाना हमारे लिए मुश्किल बन जाते हैं। तब वो सिर्फ ये P वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको रिमूव करते हैं। ये इन P वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते मतलब इस ग्रुप में एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ रहा है सर। वो किसके लिए आ रहा है सर? ड्यू टू द P इलेक्ट्रॉन ओनली, क्योंकि सबसे नीचे वाले जो थेलियम है वो आसानी से इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेंगे इनके आउटर मोस्ट शेल से। मतलब क्या हो जाएगा? वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगा। मतलब उसी ग्रुप का एक क्या आ रहा है सर? LOS आ रहा है, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। वो क्या है? 1। ठीक है, तो किसी भी एक ग्रुप में अगर जाते हैं हम तो उसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है। एक होता है जनरल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उस ग्रुप की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम GOS से रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ग्रुप 13 के लिए किया है सर 3 है। और उसमें एक HOS आएगा जो कि इन जनरल कंडीशन है, बट नीचे वाले सब्सटेंस के लिए LOS क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल। इधर लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तब LOS ज्यादा स्टेबल होता है और GOS कम स्टेबल होता है। तो एक पॉइंट लिख के रखिए, इधर एक पॉइंट लिखिए पहले। ऊपर जाने से HOS स्टेबल होता है, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। ऊपर जाने से HOS की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और नीचे जाने से LOS की स्टेबिलिटी ज्यादा होते हैं। एंड ये जो इफेक्ट है, वो किस वजह से मिलेगा? दिस एंड और एक पॉइंट लिख के रखिए और एक नोट लिख के रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इफेक्ट इज कॉज ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ this effect is caused due to inertness of s electrons, inertness of outermost s electron लिखिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए NH2, ब्रैकेट में लिख दीजिए NH2 of heavier p block elements, of heavier P ब्लॉक एलिमेंट्स। वो सिर्फ हम किस में देखेंगे सर? थेलियम में देखेंगे, लीड में देखेंगे और बिस्माथ में देखेंगे। अगर हम ग्रुप 14 की लिए बात करें, ग्रुप 14 में क्या हो जाते हैं एक बार देख लीजिए। ग्रुप 14 में होता क्या है? ग्रुप 14 का जो GOS है, ग्रुप 14 का जो GOS है वो कितना है सर? वो है 4। देखिए सर, ग्रुप 14 का जो HOS होगा, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, वो क्या हो जाएगा? +4, क्योंकि इसमें S में भी 2 है, P में भी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4। हमें तो ये पता ही है कि ये जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है P ब्लॉक में, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, मतलब वो इधर वो -4 से +4 तक वेरी करेगा। इधर ग्रुप 13 में -3 से +3 से -5 तक वेरी करेगा, और ग्रुप 15 में क्या हो जाएगा? +5 से -3 तक वेरी करेगा। क्योंकि हमने ये देखा था रेडॉक्स रिएक्शन में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये दिस इज इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था
मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल -8। तो यानी कि ये तीनों ग्रुप जो है, ये तीनों ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वेरी करेगा। कहां से कहां तक वेरी करेगा? इधर वेरी करेगा -5 से +3 तक, इधर वेरी करेगा +4 से -4, और इधर -3 से +5 तक वेरी करेगा। मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगा। तो ग्रुप 14 में GOS तो कितना हो गया? 4। HOS हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया सर? +4 हो गया। बट क्या हो जाते हैं, ये जो ग्रुप 14 है, जब हम लीड में आ जाते हैं तब क्या होता है, ये एस वाले जो इलेक्ट्रॉन, एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनर्टनेस की वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये पी के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ वही वो रिमूव करेगा। मतलब नीचे वाले जो एलिमेंट है, यानी कि जो हेवियर एलिमेंट है लीड, उनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? +2, क्योंकि वो एस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर नहीं पाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हर एक एलिमेंट जो है, इनके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। एक हो जाते हैं +4, दूसरा हो जाते हैं +2। एक हो जाते हैं +4, दूसरा हो जाते हैं +2। एक हो जाते हैं +4, दूसरा हो जाते हैं +2। एक हो जाते हैं +4, दूसरा हो जाते हैं +2। एक हो जाते हैं +2 और एक हो जाते हैं क्या सर? +4। ऊपर वाले एलिमेंट में ये जो 3 से कार्बन तक जितने भी एलिमेंट है, जो 4 एलिमेंट्स है, इन 4 एलिमेंट्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, और लीड में क्या होगा? छोटे वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि आप S2 को छोड़ दीजिए, बाकी P में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा उसी एलिमेंट का। समझ में आया? तो अगर हम ग्रुप 15 के लिए भी बात करें तो आप आराम से देख के बता सकते हो, इनकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो गया +5, और इनके जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी कितना है सर? +5 है। बट इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नीचे वाले जो सब्सटेंस होगा, यानी कि 6th पीरियड में जो सब्सटेंस रहेगा, जो कि बिस्मथ है, वो बिस्मथ का क्या हो जाएगा? इसमें लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनर्टनेस क्या हो जाएगा? एस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इनर्टनेस आ जाएगा, यानी कि एस इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से रिमूव नहीं कर पाएगा। और जब एस इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से रिमूव नहीं कर पाएगा, हम ये बोल सकते हैं कि एस के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव नहीं होगा। यानी कि इधर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो पॉसिबल है, एक +5 एक +3, एक +5 और एक +3, एक +5 दूसरा +3, एक +5 दूसरा +3, और बिस्मथ के लिए +3 जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू +5। तो हमने जो पॉइंट लिखा, ऊपर जाने से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल और नीचे जाने से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाते हैं? स्टेबल बन जाते हैं। बट हम ये वाले कॉन्सेप्ट ग्रुप 16 में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रुप 16 में जो है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की जो इफेक्ट है वो हम नहीं देखेंगे। अभी आप बोलोगे सर क्यों नहीं देखेंगे? एक्चुअली क्या होता है, अगर शील्डिंग इफेक्ट की हम सीरीज देखें तो शील्डिंग इफेक्ट की जो सीरीज देखें, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, वो एस इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा, पी के लिए उसकी कम, डी और एफ। हम डी और एफ के लिए नेग्लिजिबल शील्डिंग इफेक्ट मान लेते हैं, यानी कि एस और पी के लिए शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाते हैं? ज्यादा। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाते हैं? ज्यादा। देखिए, जब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 16 को लेके, ग्रुप 16 की अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या होगा? ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2। अगर हम 6th पीरियड के लिए बात करें, NS2 हो जाएगा, या तो फिर आप कह सकते हो इसमें 6s2 होगा, 4f14 होगा, 5d 10 होगा, और 6p जो हो जाएगा 4। देखिए इधर f और d इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा था? डिक्रीज, और अट्रैक्शन क्या हो रहा था? इंक्रीज। मतलब z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था। बट क्या होता है, p इलेक्ट्रॉन इधर देखिए, अगर ग्रुप 13 में हम नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन की बात करें, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 14 के लिए बात करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है।
ग्रुप 15 के लिए बात करें 3 इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप 16 के लिए बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन है। धीरे 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 जो इनकी जो स्ट्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो ग्रुप 16 में क्या हो जाता है, जो देखिए ये जो इनर्ट पेयर शेल है, ये जो 4f और 5d है, इनकी इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है सर, इनकी इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होते हैं। बट जैसे कि p इलेक्ट्रॉन एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है सर, इंक्रीज। और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से इसके लिए डिक्रीज और इनके लिए इंक्रीज। और तो फिर 16th ग्रुप से ये जो इनर्टनेस है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज, वो स्टेबल बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इनर्टनेस हम नहीं देखते ग्रुप 16-17 में। ठीक है सर, तो क्या हो जाता है, एक चीज हम लिख सकते, तो फिर जो ग्रुप 13, 14, 15, इन 3 ग्रुप का जो लोअर पीरियड, सबसे नीचे वाले जो एलिमेंट है, यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रुप 13 में हो जाएगा थेलियम, ग्रुप 14 में हो जाएगा लीड, एंड ग्रुप 15 में हो जाएगा बिस्मथ। ये 3 सब्सटेंस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं सर, स्टेबल। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाते हैं, स्टेबल बन जाते हैं। तो इस केस से 2 तरीके की क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से 2 तरीके की क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक आ सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड, दूसरा आ सकते हैं एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के रिलेटेड, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के रिलेटेड। तो एक एक करके हम पॉइंट को लिख लेते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिए सर, पॉइंट लिखिए सर एक, एज वी, नेक्स्ट नोट, एज वी मूव डाउन in group number 13, 14, 15, there is presence of f electrons in inner shell. There is presence of f electrons in inner shells which have poor shielding effect, hence Z effective increases. Next point, as a result the NS electron pair becomes more tightly, as a result the NS2 electron pair becomes more tightly held by the nucleus, and becomes reluctant to participate in bonding. और इसको हम क्या कहते हैं सर, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, यानी कि वो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड नहीं करेंगे। और हमें क्या पता कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं सर, ये जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो कोवेलेंट बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो इनर्टनेस दिखाएगा, मतलब वो उसको हम अनपेयर्ड भी नहीं कर सकते हैं, मतलब वो बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिलक्टेंट टू क्या लिखा था, participate in bonding. Next point, this effect is generally shown by heavier members of group 13, 14, 15 of P block, which is P block. next which is को काट दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लेंगे। ड्यू टू दिस इफेक्ट हेवियर मेंबर्स shown an oxidation state. Due to this effect heavier member
show an oxidation state which is 2 unit less than the group oxidation state. Next point, while moving down the group, the stability of lower oxidation state increases for the last element of the group, यानी कि तो फिर एक न्यूमोनिक्स को हम याद रखेंगे, ऊपर जाने से एलओएस स्टेबल, ऊपर जाने से देखिए, ऊपर जाने से याद रखेंगे, ऊपर जाने से एचओएस स्टेबल और नीचे जाने से एलओएस स्टेबल। याद रखना आसान हो गया। तो क्या लिखेंगे न्यूमोनिक सर? ऊपर जाने से एचओएस स्टेबल, नीचे जाने से एलओएस स्टेबल। ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर, हम अगर एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें, देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ग्रुप 13 का, वो क्या हो जाते हैं सर? नोवेल गैस NS2 NP 1 से 6 तक वेरी करेंगे। हमें सिर्फ डिस्कस करना है किसकी वजह से? हमें सिर्फ डिस्कशन करना है ग्रुप 13, 14 और 15 के बारे में। ठीक है सर, तो अभी हम ग्रुप 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रुप 13 की जो एलिमेंट होता है वो क्या है? पहला है बोरॉन, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है गैलियम, नेक्स्ट है इंडियम, नेक्स्ट है टेलियम। ठीक सर, देखिए बोरॉन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5 और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? हीलियम 2s2 2p1। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 13 है, यानी कि नियॉन 3s2 3p1 है। गैलियम की एटॉमिक नंबर कितना है सर? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गैलियम? 13 प्लस 18 हो जाएगा। 13 प्लस 18 कितना हो जाता है सर? 31 बन जाते हैं। और 31, ठीक है ना, 31, तो क्या हो जाएगा इनकी कॉन्फ़िगरेशन? इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2 3d10 4p1। इंडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा 49। क्रिप्टॉन 5s2 4d10 एंड 5p1। थेलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो कितना है सर? 81 है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ज़ेनन 6s2 4f14 5d10 एंड 6p1। तो क्या होता है देख लीजिए, नीचे वाले जो सब्सटेंस होते हैं, सबसे नीचे वाले जो हेवियर एलिमेंट है इसी ग्रुप का, एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ एंड डी इलेक्ट्रॉन, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होते हैं और इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो डिक्रीज हो जाते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज। तो इन एस इलेक्ट्रॉन के ऊपर
एक क्या हो जाते हैं सर, एक एट्रैक्शन रह जाते हैं, एक अलग से एक एट्रैक्शन बन जाते हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इन्होंने आसानी से रिमूव नहीं कर सकता। तब इन्होंने सिर्फ आउटर मोस्ट वाले पी इलेक्ट्रॉन जो है इनको रिलीज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। मतलब वैसे तो थेलियम का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होगा, एक +1 दूसरा +3, पर इधर नीचे वाले एलिमेंट के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। इस वजह से +3 तो पॉसिबल नहीं होगा, +1 ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है सर, तो अगर डिस्कस करें इनकी जो स्टेबिलिटी होगा वो +3 +1 दोनों हो सकता है, बट वो +3 क्या हो जाएगा, स्टेबल। एल्यूमिनियम के लिए भी, बट वैसे तो इधर +1 तो इस पे स्टेबल है ही नहीं। ठीक है, वो +3 ज्यादा स्टेबल है। एल्यूमिनियम के लिए भी +3 ज्यादा स्टेबल है। जैसे कि इधर एक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, इस वजह से +3 और +1 दोनों आएगा, बट +3 क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। इंडियम भी क्या होगा, +3 और +1 ऑक्सीजन शो करेगा, बट इसमें +3 क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होंगे। और थेलियम के लिए क्या होगा, लोअर ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल, हायर ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएंगे। तो एक चीज देखिए, जब मेरे पास सपोज मान लीजिए थेलियम है, क्या है सर, थेलियम है, थेलियम क्या है सर, +3, थेलियम +3 क्या है सर, हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल है। वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा थेलियम +1 में कन्वर्ट होने का एक टेंडेंसीज रहेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना मतलब क्या है सर, क्या है सर, रिडक्शन। तो ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये क्या बन गया सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। तो देखिए थेलियम को टीएल, वो तो ऐसे, दिस इज नॉट एट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उसमें हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ेगा, जैसे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें रिडक्शन होने के लिए मुझे देना पड़ेगा एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ेगा। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट हमें देना पड़ेगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमें देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम दे दे, तो वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट होके, वो Tl+3 कन्वर्ट होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Tl+1। देखिए एक चीज, वीक रिड्यूसिंग एजेंट देने से वो काम नहीं करेगा, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्या है, अनस्टेबल है। वो स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना चाहता है, मतलब इधर जो रिड्यूसिंग एजेंट हमें देना पड़ेगा वो क्या देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ेगा हमें। ठीक है, उठा लीजिए पहले। जैसे कि मान लीजिए सर, हम अगर ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के बारे में डिस्कस करें। देखिए सर, ग्रुप 13 की, देखिए और थोड़ा थोड़ा लिखो मत।
देखिए ग्रुप 13 वाले जो सब्सटेंस है वो क्या क्या है सर, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और क्या है सर, थेलियम है। ग्रुप 13 वाले जो बोरॉन है, जो पहला एलिमेंट है, उसमें +3, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। एल्यूमिनियम में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। गैलियम में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से +3 +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, बट +3 क्या होगा, ज्यादा। +3 और +1 में से +3 ज्यादा होगा। थेलियम में +3 और +1 में क्या हो जाएगा, +1 ज्यादा स्टेबल होंगे। देखिए सर, अगर ग्रुप 14 की बारे में बात करें, इसमें जिसकी एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। देखिए क्या होता है, इसमें कार्बन में सिर्फ +4 ऑक्सीजन स्टेट होता है, सिलिकॉन में भी +4 ऑक्सीजन स्टेट होता है। देखिए 4th पीरियड की पहले डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से +4 और +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा। और इन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगा सर, सॉरी, +2 की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है सर, कम होंगे, +4 की ज्यादा होंगे। एसएन में भी +4 +2 दो, तो +4 ज्यादा होगा। लीड में भी +4 और +2 में से +2 ज्यादा होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वीआर इसमें लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट क्या है सर, जैसे कि बन गया ग्रुप 15 वाले एलिमेंट क्या क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, बिस्मथ है। नाइट्रोजन और फास्फोरस में सिर्फ +5 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, आर्सेनिक में +5 और +3 दोनों होता है। क्यों, क्योंकि आर्सेनिक की पहले डी इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनमें से +3 ज्यादा होगा या +5 ज्यादा स्टेबल होंगे। एंटीमोनी में +5 और +3 में से +5 ज्यादा होगा, और बिस्मथ में +5 और +3 में से +3 का ज्यादा हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सर, अगर मान लीजिए इधर, अगर देखिए इधर जो भी Tl+3 है, सबसे नीचे वाले जो एलिमेंट है, Tl+3 क्या है सर, अनस्टेबल है। वो क्या चाहेगा, Tl+1 में कन्वर्ट होने के लिए, और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। और जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये रिडक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए सर, हमें एक चाहिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए हमें, ठीक है सर। और कहाँ चाहिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, थोड़ा देख लेते हैं और थोड़ा डिस्कशन। देखिए अगर हमने पीवी दे दिया, सपोज मान लीजिए Pb+4 है, पीबी के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो अनस्टेबल है। वो क्या चाहेगा, जो वो रिडक्शन करके Pb+2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो इसके साथ भी, इस रिडक्शन के लिए भी, ये जैसे कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करने के लिए हमें, रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। और साथ में बिस्मथ अगर है, सपोज मान लीजिए बिस्मथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो भी रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट होने चाहेगा सर, Bi+3 में कन्वर्ट होने चाहेगा। तो इसमें भी क्या चाहिए, इनके साथ भी एक मुझे हम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अटैच्ड करना है। तो जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, हेलोजन। हेलोजन मतलब क्या क्या है, F-, Cl-, Br-, I-। और इनमें से जब नीचे की तरफ जाते हैं
वो उसकी रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज, मतलब बी आर और आई जो होगा ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये दोनों क्या हो जाएगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इस हेलोजन की हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें, इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो गया, ये उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, रिड्यूसिंग इनका रिड्यूसिंग नेचर ये रिड्यूसिंग नेचर की जो चार्ट है वो हो गया। बट इनकी अगर हेलोजन की हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो क्या होगा, F2 का सबसे ज्यादा और उसके बाद Cl2, देन Br2, देन क्या हो जाएगा सर, I2 सबसे कम, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है सर, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने क्या कहा, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते, एक ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, दूसरा एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के ऊपर। जो पहला जो क्वेश्चन अभी हम लिख रहे हैं उसमें क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist। एग्जाम्पल ऑप्शन है PbF4, ऑप्शन बी PbCl4, ऑप्शन सी PbBr4, ऑप्शन डी PbI4। तो ये क्या होता है, इसमें लीड की हैलाइड्स के बारे में डिस्कस करें। ये सारा क्या है सर, लीड की हैलाइड्स। देखिए सर, जैसे कि लीड की हैलाइड्स हो गया, Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Pb इधर क्या है सर, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि Pb+4, Pb ग्रुप 14 की सबसे नीचे वाला एलिमेंट है, मतलब Pb+4 से Pb+2 क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल, यानी कि जब इनके साथ में एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट दे दूंगा तब क्या हो जाएगा, वो Pb+4 से Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमने क्या देखा इधर, आयोडीन का जो आयोडीन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब आयोडीन के साथ जब लीड Pb+4 आएगा तब वो Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जब आयोडीन माइनस I- जब आएगा तब Pb+4 किस में कन्वर्ट होगा, Pb+2 में, यानी कि Pbi4 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा बट Pbi2 विल एग्जिस्ट। दैट्स व्हाई Pbi4 डज नॉट एग्जिस्ट। बट अब कैसे सर, Br भी तो पॉसिबल, अच्छा Br को हटा देते हैं क्योंकि Br भी पॉसिबल नहीं होते, इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, तो हम इसको Pb4 को हटा के मैं उसको PbO2 कर देता हूं, ठीक है, जिसमें भी Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, Pbi पॉसिबल है बट Pbi4 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आयोडीन जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ गया, पॉइंट लिख के रखिए सर, बिकॉज I- इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज इट रिड्यूसेस Pb+4 to Pb+2, hence Pb+4 does not exist, but Pb+2 iodide can exist। पॉइंट लिखिए सर, और एक बार बोल देता हूं, because I- is the strongest reducing agent, that is
that reduces Pb plus 4 into Pb plus 2 into Pb plus 2. Hence, Pb plus 4 cannot exist, but Pb plus 2 iodide can exist. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following which of the following will exist? Which of the following will exist? Option A, देखिए सर, ये वाला जो क्वेश्चन है वो पी ब्लॉक में ग्रुप 15 में एक एमसीईआरटी की लाइन है जिसमें ये है बिस्मथ पेंटाहेलाइड्स इन एक्चुअली BiF5 ओनली एग्जिस्ट ऑन बिस्मथ जितने भी बिस्मथ पेंटाहेलाइड, बिस्मथ की पेंटाहेलाइड्स पॉसिबल है, इनमें से सिर्फ BiF5 एग्जिस्ट करता है। ये एक एनसीईआरटी की एक लाइन है, वो हम एनसीईआरटी से तो सॉल्व कर सकते हैं बट फिर भी हम हमारे दिमाग लगाते हैं। देख लीजिए सर, बिस्मथ ग्रुप 15 की सबसे नीचे वाले एलिमेंट है, यानी कि ग्रुप 15 में एलओएस क्या है सर, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 हो जाएगा और इनकी एलओएस क्या हो जाएगा +3। और हमें क्या पता, जब नीचे की तरफ जाते, ऊपर नीचे जाने से एलओएस ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब +3 ज्यादा स्टेबल होता है, और Bi +5 से +3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ेगा मतलब देखिए सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इधर FClBrI में से F सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम रिड्यूसिंग है, इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, BrF5। एनसीईआरटी की लाइन से भी आप इसको आंसर कर सकते हो और कॉन्सेप्ट से भी आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हो। ठीक है सर, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट सर, थर्ड नंबर क्वेश्चन, PbCl2 is more stable than PbCl5. PbCl2 is more stable than PbCl5. उसमें क्या है, ठीक है सर, हमें PbCl4 दीजिए। PbCl4 दीजिए। देखिए PbCl4 को जब हम हीट करेंगे ना, तब वो किस में कन्वर्ट होगा, PbCl2 में, प्लस क्या होगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या पता, लीड क्या होता है सर, ज्यादा स्टेबल होता है कि किससे, Pb+4 होता है और Pb+2 होता है। नीचे जाने से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू PbCl। तो आंसर इज ट्रू, ऑप्शन ये ट्रू है, इट इज ट्रू। फोर्थ नंबर एक क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर दिया हुआ है, which of the following does not exist? Which of the following does not exist? Following does not exist.
does not exist. Option A, boron iodide देख लीजिए सर, इधर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आराम से देखिए। इधर बोरॉन की जो स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +3। एल्यूमिनियम का भी क्या है सर, +3। गैलियम का भी क्या है सर, +3। थेलियम का भी क्या है सर, +3। देखिए सर, आयोडाइड लगा हुआ है, तो हमें क्या पता, ये जो आयोडीन माइनस है, आई माइनस जो है वो क्या है सर, ज्यादा स्टेबल, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या है सर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयोडीन के साथ नीचे वाले जो थेलियम है उसमें क्या होता है सर, +1 जो है वो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होता है। तो जब हमने आयोडीन लगा देंगे इसके साथ, आई माइनस जब लगाएंगे तब थेलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Tl+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। ये जो Tli3 है, अभी इनमें एक चीज तो समझो, आप कहोगे Tli3 जो है एक कंपाउंड है, वो एग्जिस्ट करता है। Tli3 जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसमें अगर आपको पूछा जाए, वो एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको स्टार्ट देके लिख के रखना आप लोग। क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, ये जो Tli3 है, ये Tli3 में थेलियम और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है, ये पूछ सकते हैं आपको। थेलियम और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है। क्लास 9 लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किया था, थेलियम I3, थेलियम +3 आयोडीन -1, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Tli3 हो जाएगा। ये एक सरासर गलत एक कॉन्सेप्ट है। क्यों है देख लीजिए। हमें क्या पता, थेलियम जो है +3 में आयोडीन के साथ तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वो एक स्टेबल कंपाउंड है। एक्चुअली क्या होता है, इनमें थेलियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो है +1, और आयोडीन है I3-। क्या है सर, I3- है आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर। थेलियम का है +1 और I3 का है -1। ये दोनों अब रिएक्ट करके Tli3 बना रहा है। ठीक है, तो थेलियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इधर कितना है सर, +1 है, और I3 की ऑक्सीडेशन नंबर है -1। ठीक सर, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसको कहते हैं पोली आयोडाइड। क्या कहते हैं, पोली आयोडाइड कहते हैं। दिस इज ए पोली आयोडाइड। वो आयोडाइड नहीं है, दिस इज पोली आयोडाइड है, इस वजह से वो एग्जिस्ट करते हैं। और थेलियम आयोडाइड इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करता है, थेलियम पोली आयोडाइड एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर, तो कंपाउंड तो देखने में आपको एक ही लगेगा, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, उसको याद रखना है भाई। मैं जो बोल रहा हूं उसको स्टार्ट देके उठाना है भाई, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में 180 चाहिए। कितने चाहिए, 180 चाहिए। एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is more stable लिखिए, more stable towards disproportionation
towards disproportionation towards disproportionation in +3 oxidation state, in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन ए लिखिए सर, ऑप्शन ए वो हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हो जाएगा फास्फोरस, ऑप्शन सी हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन डी हो जाएगा बिस्माथ। देखिए सर, नाइट्रोजन की सिर्फ एक ही ऑक्सीजन से पॉसिबल है, वो कितना है +5। फास्फोरस का भी कितना है सर +5 है। आर्सेनिक का +5 भी हो सकते हैं, +3 भी हो सकते हैं, बट इसमें क्या स्टेबल हो जाएगा +5। और बिस्मथ में भी +5 पॉसिबल है, +3 पॉसिबल है, बट इनमें स्टेबल कौन हो जाएगा +3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the stability of +1 oxidation state, the stability of +1 oxidation state among एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम increases in the sequence, increases in the कुछ सीक्वेंस दिया हुआ था बट हम नहीं देखेंगे। देखिए सर, ये ग्रुप 13 एलिमेंट है सारे। 13 वाले जो एलिमेंट होता है वो देख लीजिए एक बार, क्या क्या है। बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, चाहे थेलियम है। देखिए बोरोन में तो +3 ज्यादा स्टेबल है, एक ही ऑक्सीजन पॉसिबल होता है। एल्युमिनियम में भी +3, गैलियम में +3 और +1, इंडियम में भी +3 +1, नीचे की तरफ +3 +1। एक चीज देखिए, इनमें से बोरोन और एल्युमिनियम में से किनकी +1 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल होंगे। आप यू कैन कंपेयर एल्युमिनियम, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद क्या हो जाएगा गैलियम की बाद इंडियम की बाद क्या हो जाएगा थेलियम, यानी कि थेलियम हो जाएगा सबसे ज्यादा, उसके बाद इंडियम ड्यू टू बताइए कॉन्ट्रैक्शन, और सबसे कम क्या हो जाएगा एल्युमिनियम का। तो जो ऑप्शन ये रहेंगे उसको टिक कर देगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। तो अभी जो नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है एनहाइड्राइड्स। इनका नाम क्या है सर? इनका नाम है एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स। अब समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनहाइड्राइड्स? देखिए सर, पहली बात तो यह है, एनहाइड्रस ऑक्साइड जो है, इनको हम क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड्स कहते हैं। मतलब यह है एनहाइड्रस ऑक्साइड। एनहाइड्रस ऑक्साइड जो होता है, इनको हम क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड्स कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? एनहाइड्राइड कहेंगे। ठीक है सर। जैसे कि मान लीजिए एक एनहाइड्रस ऑक्साइड का मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए एक
CaO है, एक क्या है सर, एनहाइड्रस माने की सर क्या है सर, किसी भी ऑक्साइड से जब हम H2O को रिमूव कर देते हैं, मान लीजिए एक ऑक्साइड है, एक CaO एक ऑक्साइड है, इसके साथ जब किसी भी एक मेटल ऑक्साइड के साथ जब मैंने H2O को अटैच करूंगा, वो क्या हो जाएगा, CaOH होल 2 हो जाएगा। मतलब CaOH होल 2 से जब मैंने एक H2O को रिमूव किया, देखिए हाइड्रस ऑक्साइड मतलब किसी भी हाइड्रोक्साइड से जब मैंने वाटर को रिमूव किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया सर, CaO में, ऑक्साइड में हो गया। तो ये ऑक्साइड जो है ना, ये जो मेटल ऑक्साइड है, इसको ही हम क्या कहेंगे, एनहाइड्राइड्स कहेंगे। ये CaO ही क्या हो जाएगा सर, एनहाइड्राइड्स हो जाएगा। ठीक है, किसी भी हाइड्रोक्साइड से जब मैंने H2O को रिमूव किया, वो किस में कन्वर्ट हुआ, एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स में कन्वर्ट हो गया। देखिए सर, तो ये ऑक्साइड और एनहाइड्राइड, ये दोनों को आप एक तरीके से सिमिलर कह सकते हो। देखिए ये जो ऑक्साइड होते हैं, इसमें अंतर, कुछ अंतर भी है। ये जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड की नेचर एम्फोटेरिक हो सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया है, एम्फोटेरिक हो सकते हैं, ये एसिडिक हो सकते हैं, और ये बेसिक हो सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया है ना। देखिए बट एनहाइड्राइड्स जो होते हैं, एनहाइड्राइड्स जो होता है वो सिर्फ दो ही तरीके का है, एक है एसिडिक, दूसरा है बेसिक। दो ही टाइप की ऑक्साइड एनहाइड्राइड्स मिलते हैं, एक है एसिडिक, दूसरा है बेसिक। देखिए सर, मेटल की जो एनहाइड्राइड्स होता है, मेटल की जो एनहाइड्राइड्स होता है वो हो जाते बेसिक। और एसिडिक क्या होता है सर, नॉन मेटल की जो एनहाइड्राइड्स होता है, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होता है, सॉरी एनहाइड्राइड्स, नॉन मेटल की जो मेटल ऑक्साइड, और ये क्या है सर, नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, जैसे कि आप एक बार हम बात करें, ऑक्सी एसिड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। जैसे कि मान लीजिए H3PO3 है, क्या है सर, ये सर एक H3PO3 एक ऑक्सी एसिड है। ये जो ऑक्सी एसिड आया है वो किससे आया है, ऑक्सी एसिड सर, वो किससे आया है सर, ये ऑक्सी एसिड नॉन मेटेलिक ऑक्सी एसिड है। नॉन मेटेलिक ऑक्सी एसिड मतलब इसकी नेचर क्या हो जाएगा सर, एसिडिक नेचर। मतलब ऑक्सी एसिड से नाम क्या पता क्या चल रहा है, वो एक एसिडिक नेचर है। तो देखिए जब हम और एक एग्जांपल लेते हैं H2CO3, क्या लेते हैं सर, H2CO3 लेते हैं। जब हम H2CO3 लेंगे और इससे जब मैंने एक H2O को रिमूव किया, हमें क्या पता, किसी भी हाइड्रोक्साइड से हमें, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। किसी भी हाइड्रोक्साइड से जब मैंने H2O को रिमूव किया, तब वो किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में कन्वर्ट होगा। तो ये CO2 क्या हो गया, कार्बन की एनहाइड्राइड्स हो गया। ठीक, तो ये CO2 जो हुआ है वो क्या हुआ है, कार्बन की एनहाइड्राइड्स हो गया सर। जैसे कि मान लो H3PO3 है, वो क्या है सर, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। क्या है सर, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है। H3PO4 जो हो गया वो क्या हो गया सर, फॉस्फोरिक एसिड। सपोज मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, ऑलरेडी इसको हम क्या कहते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करके उससे जब H2 रिमूव करते हैं तब इसको क्या क्या कहते हैं हम, डाई या पाइरो। ठीक है सर, कोई बात नहीं। देखिए मैंने इधर H2 को रिमूव किया, देखिए तो क्या हो गया इसका कंपाउंड, 3 × 2 6,
4 इंटू टू 8 और क्या P2 है। तो इधर कितने हैं सर, कितने हाइड्रोजन है 6। तो हम कितने H हाइड्रोजन निकाल सकते, कैसे याद करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। देखिए हाइड्रोजन इधर कितना था 3 था और H2 में हाइड्रोजन कितने 2। अगर इससे मैंने अगर H3PO4 से मैंने एक H2 रिमूव किया तो हाइड्रोजन रह गया ना इधर, तो इधर हाइड्रोजन H2 की बराबर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 6, 3 इंटू 2 के बाद कितना बन गया 6। और अभी 6 में जब 3H2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो 6H2 निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन तो नहीं है इधर, फास्फोरस हो जाएगा 2 और टोटल 8 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन हट गया, तो बच गया क्या सर P2O5 हो गया। तो ये P2O5 जो है वो क्या हो जाएगा, फास्फोरस का एनहाइड्राइड्स हो गया। क्या हो गया सर, फास्फोरस की एनहाइड्राइड्स। मतलब किसी भी हाइड्रोक्साइड से जब मैंने H2 को हटाया तब वो क्या बनाते हैं, एनहाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है सर। तो हम क्या क्या कह सकते हैं सर, P2O5 is a anhydrides of H3PO4, CO2 is a anhydrides of H2CO3। ठीक है सर। तो ये जो एनहाइड्राइड्स है, देखिए ये जो एनहाइड्राइड्स है ये बेसिक ये बेसिक 2 टाइप की है। एक हो गया नॉर्मल एनहाइड्राइड, नॉर्मल और दूसरा हो गया आपका मिक्स्ड एनहाइड्राइड। दूसरा हो गया आपका मिक्स्ड एनहाइड्राइड। देखिए ये नॉन मेटल की नॉर्मल एनहाइड्राइड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नॉर्मल एनहाइड्राइड। देखिए सर, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है विच इज, लिखिए पहले लिख लीजिए सर, नॉन मेटल ऑक्साइड which on reaction with water, which on reaction with water gives only one types of oxyacids, gives only one types of oxyacid, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल एनहाइड्राइड कहेंगे। जैसे कि देख लीजिए सर P2O5, P2O5, P2O5 को जब मैंने H2O के साथ रिएक्ट करवाया वो किस में कन्वर्ट हो गया सर, H3PO4 में कन्वर्ट हो गया, H3PO4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, देखिए सर जैसे कि CO2 के साथ जब मैंने H2O का रिएक्शन करवाया वो किस में कन्वर्ट हो गया सर, H2CO3 में कन्वर्ट हो गया। तो इधर से H3PO4 और H2CO3 कितने टाइप की ऑक्सीएसिड मिला है हमें, एक टाइप की ऑक्सीएसिड मिला है। क्यों मिला है, इधर फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है सर, 5 है ना, 5 इंटू 2/2 प्लस 5 है, इसमें कितने +4 है। मतलब जो फास्फोरस और कार्बन दोनों पी ब्लॉक बल एलिमेंट है, फास्फोरस तो ग्रुप 15, कार्बन ग्रुप 14, इनकी जो HOS है वो कितना है, +4 है, और इनका भी HOS क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड आप नाम से समझ जाओगे, जिन एनहाइड्राइड्स के साथ H2O की रिएक्शन होने के बाद वो 2 टाइप की ऑक्सीएसिड फॉर्म करते हैं, इसको कहते हैं हम मिक्स्ड एनहाइड्राइड। तो वो व्हाई मिक्स्ड एनहाइड्राइड फॉर्म होता है, जैसे कि मान लीजिए N2O4 हो गया, जब N2O4 के साथ मैंने H2O की रिएक्शन कराया वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो HNO3 में कन्वर्ट होते हैं और HNO2 में कन्वर्ट होते हैं। ये क्यों होता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। देखिए सर इधर
इस कंपाउंड में नाइट्रोजन कौन सी ग्रुप एलिमेंट है सर? 14th ग्रुप एलिमेंट है। 15th ग्रुप एलिमेंट, नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +5। वो कितना होते हैं सर? +5 बन जाते हैं। +5 मतलब देखिए +5 मैक्सिमम +5 है, बट इन कंपाउंड में +5 होना चाहिए था। अरे भाई, +5 इनका होना चाहिए था मैक्सिमम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, पर इसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ रहा है सर? +4 आ रहा है सर, +4। देखिए ये पी ब्लॉक में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होते हैं, एक होता है +5 और क्योंकि 15 ग्रुप में दूसरा क्या होता है सर? +3। नीचे वाले एलिमेंट के लिए, सबसे नीचे वाले एलिमेंट के लिए +3 ज्यादा स्टेबल और ऊपर वाले एलिमेंट के लिए +5 ज्यादा स्टेबल। ऊपर वाले ये के लिए HOS ज्यादा स्टेबल होता है, नीचे वालों के लिए LOS ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये N2O4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है सर? +4। ठीक, तो ये क्या होना चाहिए था? +5 होना चाहिए था, पर वो कितना है सर? +4 है। देखिए इसमें क्या है, +5 इधर भी है, +5 इधर भी है। ठीक सर, पर इसमें जब ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है तब वो +5 और +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक तरीके की आप इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म को मैं जब अप्रोच करूंगा, ये एक अप्रोच भी है। जब किसी भी ऑक्सी एसिड में या एनहाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से कम होगा, तब वो जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3 और +3 या तो फिर +2 और +4 या तो फिर +1 और +3, इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट की दो हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट होगा। जैसे कि +5 हो गया इसमें और +3 हो गया इसमें, +5 और +3 वाले दो कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है सर, ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके की जो एनहाइड्राइड्स होते हैं इसको हम कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स। एज एन एग्जांपल देखिए Cl2O6 हो गया। इनके साथ जब मैंने, अब थोड़ा दिमाग लगाना, देखिए सर थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग। Cl2O6 जो होता है इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर की क्या है सर? +6। देखिए 6 × 2 12, 12/2 +6। बट क्लोरीन एक 17th ग्रुप एलिमेंट है, मतलब इनकी मैक्सिमम +7 है, और क्योंकि जब एस ब्लॉक को हटा देते तो कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो इनमें से क्लोरीन किन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा? एक हो जाएगा +7, दूसरा हो जाएगा +5। +5 होगा तो देखिए क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक तो कन्वर्ट हो जाएगा HClO3 में, HClO3 में कन्वर्ट होगा, जिसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +5 हो गया। 3 × 2 6, 6 - 1 +5 हो गया। और दूसरा किस में कन्वर्ट होगा? HClO4 में, जिसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हो जाएगा? +7। ये एक तरीके में जो कहा ना मैंने इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कराऊंगा, ये एक अप्रोच भी है आपका वो मैकेनिज्म समझने का। समझ में आया? तो जब किसी भी एनहाइड्राइड्स में उस नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम नहीं हो, तब वो दो डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, जिसमें एक आएगा उनकी HOS, एक आएगा इनका LOS। समझ में आया सर? तो इन दिस वे आज की सेशन हम इधर कंक्लूड करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर फर्दर वीडियोस।